प्रयास करेंगे और जानेंगे कि कानूनी रूप से ये इस पूरे प्रकरण को कैसे सेक्शन में ये नहीं पाया कि उनके हेट स्पीच को किस सेक्शन में रखा गया है और इस तरह के क्या इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार। ये सरकार आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी की सरकार आई है, एक अपना कट्टरवादी चेहरा दिखाने के नाम पर यह सरकार आई। बीजेपी ये दावा करती है कि जो राम को लाए हैं लोग उनको लाएंगे। बीजेपी इस तरह प्रचार प्रसार भी करवा रही है, लेकिन महज 10 दिनों में ऐसा क्या हो जाता है कि राम मंदिर का मुद्दा धीमा पड़ने लगता है और तुरंत मुफ्ती सलमान अजहरी को आगे कर दिया जाता है। इनका चेहरा भी सब सामने आ जाएगा। इनको इस बात की समझ आ जाएगी कि बहुत दिनों तक हम लोगों की बेवकूफ नहीं बना के रख सकते हैं। लोग अब धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन मीडिया का तो चेहरा बहुत ही गंदा है। मीडिया बिक चुकी है। मीडिया के अंदर ये दम ही नहीं है कि वो सरकार से सवाल कर सके, और सरकार ने कुछ इस तरह की घुट्टी मीडिया वालों को पिला दिया है जो जानती है कि मीडिया की क्या कमजोरी है या यहाँ आम जनता की भी क्या कमजोरी है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के बाद उनको 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है, लेकिन इन तमाम मामलों पे आज हमारे साथ एडवोकेट कबीर अहमद जी मौजूद हैं और इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि कानूनी रूप से ये इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं। कबीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और जिस तरह से सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी होती है, फिर उनको रिमांड पर भेज दिया जाता है, कहा यह जाता है कि उन्होंने हेट स्पीच दी है, कानून की नजर में पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कानून की नजर में जब से ये अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया तब से मैं फिर से कानून की किताब को पढ़ रहा हूं मैं, और मैं लगातार पढ़ रहा हूं, लेकिन कहीं मुझे ऐसी कोई बात मिल नहीं पा रही है कि किस कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। जहां तक हेट स्पीच का मामला है तो हेट स्पीच को बड़े से बड़े लॉयर भी हैं, उनके साथ भी मैंने, क्योंकि आपके चैनल के सामने कोई हम बात अपनी तरफ से रख नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा चैनल है आपका, बहुत सारे लोग व्यूअर्स हैं इसके, तो मैं चाहता था कि उसको अपने कानून के हिसाब से हम आपके ऑथेंटिक बात पेश करें। लेकिन अभी तक तो मैंने किसी सेक्शन में ये नहीं पाया कि उनके हेट स्पीच को किस सेक्शन में रखा गया है और इस तरह के क्या इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। मेरी समझ से तो परे है। अब पता नहीं कौन सा कानून है, वो हम देखना चाहते हैं। क्या राजनीतिक फायदा के तहत ये किया जा रहा है क्या? ये भी अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब से ये सरकार आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी की सरकार आई है, एक अपना कट्टरवादी चेहरा दिखाने के नाम पर यह सरकार आई हुई है और एक हर सेक्ट के बीच में एक खाई बढ़ाने का काम करती है सरकार। बैकवर्ड को फॉरवर्ड से लगाती है, मुसलमान को हिंदू से लड़वाती है और तमाम तरह के किसान से उनका मुखालफत चलता रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार की बुनियादी हुई है नफरत पे। अच्छा कबीर जी, 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होता है। बीजेपी ये दावा करती है कि जो राम को लाए हैं लोग उनको लाएंगे। बीजेपी इस तरह प्रचार प्रसार भी करवा रही है, लेकिन महज 10 दिनों में ऐसा क्या हो जाता है कि राम मंदिर का मुद्दा धीमा पड़ने लगता है और तुरंत मुफ्ती सलमान अजहरी को आगे कर दिया जाता है। अब देखिए, आपकी बात तो सही है बिल्कुल। कल मैं एक लाइव वीडियो रफीक अहमद साहब ने सुन रहा था, तो वो भी अपनी बात को बहुत अच्छे से और बहुत दुरुस्त तरीके से रखते हैं। तो मेरे दिमाग में एक भी बात आ गई कि जब इनको लगा कि अब राम जी के नाम पे हम वोटर्स को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, नफरत की खाई नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो इनको कोई ऐसा नया, चूंकि इनके तर्कश में बहुत सारे तीर, बहुत सारे इन्होंने इकट्ठा विपन हथियार कर रखा है इन्होंने कि कब किस वक्त कौन सा तर्कश तीर इस्तेमाल करना है। जब इन्होंने देखा कि राम जी के नाम पे अब लोग उनका भंडा फूट चुका है, लोग उनको समझ चुके हैं कि राम जी को किस लिए लाए हैं, ठीक लोकसभा के इलेक्शन के पहले ला रहे हैं, तो इसका मतलब है इनके पीछे कुछ गंदी बात छिपी हुई है जिससे राम जी के नाम पे ये फायदा लेना चाहते हैं। जब उस तरह की पब्लिक में डिमांड नहीं हुई, हम लोग भी लगातार जब युवाओं के बीच जा रहे हैं, महिलाओं के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, तो लोग युवा लगातार ये बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, रोजगार कहाँ है, सवाल ये पूछ रहे हैं। भले ही मंदिर उद्घाटन कर दी गई है, लेकिन युवा पूछ रहे रोजगार कहाँ है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस बांटी गई है, महिलाएं पूछ रहे कि 1200 में कहां से गैस खरीदेंगे।
इस तरह की दिक्कतें आ रही है। अब समझ में आ रहे हैं, जी। जनता को अब धीरे धीरे ये समझ में आ चुकी है। लेकिन अफसोस ये है कि जनता समझते समझते सामने वाली पार्टी को इतना रूल करा देती है कि वो आपको अंदर से खोखला कर चुका होता है। जी। क्योंकि जब हम लोग बात करते थे पहले तो लोगों को ये लगता था कि जैसे हम लोग एंटी सोशल हैं या देशद्रोही हैं, जी। कि मोदी के खिलाफ बोलते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ। ये ऐसे हो गया है मामला कि अब लोग समझ रहे हैं कि नहीं, मोदी जी के अब लोग ये कह रहे हैं कि हाँ भाई कोई भी नेता सही नहीं है। जी। जो उनके भक्त हुआ करते थे जी। वो लोग अब इस लाइन पे आ गए हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ भाई कोई भी नेता सही नहीं है। आपको समझिए इस बात को। अब उनकी डिग्री बहुत खतरनाक वाले लेवल से हट करके पॉजिटिव आ गई है और धीरे धीरे उनका चेहरा भी सब सामने आ जाएगा। इनको इस बात की समझ आ जाएगी कि बहुत दिनों तक हम लोगों की बेवकूफ नहीं बना के रख सकते हैं। लोग अब धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं। कबीर साहब, चूंकि हम लोग खुद मीडिया में बैठ के आज चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से मीडिया के ऊपर सवाल उठ रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि लोग ये भी एक तरफ जानना चाहते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी के मुद्दे को ये मीडिया खूब अच्छे से दिखा रही है, लेकिन वहीं पर राहुल गांधी जो कि लगातार न्याय यात्रा कर रहे हैं, मीडिया से गायब है। अब देखिए, अब आपने मीडिया की बात कही दी और आपके साथ चर्चा करना मैं इसलिए नहीं समझ रहा था कि आप भी मीडिया पर्सन है, लेकिन मीडिया का तो चेहरा बहुत ही गंदा है। मीडिया बिक चुकी है। मीडिया के अंदर ये दम ही नहीं है कि वो सरकार से सवाल कर सके। और सरकार ने कुछ इस तरह की घुट्टी मीडिया वालों को पिला दिया है जो जानती है कि मीडिया की क्या कमजोरी है या यहाँ आम जनता की भी क्या कमजोरी है। तो मीडिया से तो आप ईमानदारी की बात नहीं कर सकते हैं, ना समझ सकते हैं। हाँ, जितने भी ये चैनल वाले हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनकी वजह से अभी कुछ पत्रकारिता बची हुई है या अच्छी न्यूज बची हुई है, उसमें भी मोदी जी शिकंजा कसने वाले हैं। लगातार अंकुश लगाने की कोशिश, लगातार अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ड्राफ्ट भी हो चुका है, वो कानून बनने भी जा रहा है बहुत। अच्छा, वाकई अगर बीजेपी मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी से सोचती है कि मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे और इसको दंगा का शक्ल दिया जाएगा जिसका फायदा बीजेपी को पहुंचेगी, तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, जब तक सरकार नहीं चाहेगी दंगा नहीं होगा। अगर सरकार चाहेगी तो दंगा हो जाएगा, क्योंकि सरकार के पास इतने बहुत सारे लोग हैं जो दंगा के लिए तैयार किए जा रहे हैं। सरकार ने उसको विभिन्न नामों के तहत उसको छिपा रखा है। वो भी सरकार के पास मंशा है। जिस तरह की नियति इन लोगों की पिछले 8 साल 9 सालों में रही है, वो सरकार के पास वो भी तरकश में तीर है। अच्छा, एक चीज और ख्याल आ रहा है कबीर साहब कि जब लाखों लोग सड़कों पर उतर गए हैं और आप भी कह रहे हैं कि जो बयान उन्होंने दिया है कानूनी तौर पे ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा है जो गैर कानूनी माना जाए, गैर संवैधानिक माना जाए, तो फिर क्यों सरकार चाहती है कि लाखों लोग सड़क पर है? फिर उनको छोड़ क्यों नहीं दिया जाता? ये भाई हम तो कहते हैं जब कानून का बात ही नहीं है, अब सिर्फ सरकार की सोच की बात है। अब सरकार बिल्कुल हिटलर हो चुकी है। और रही बात हम लोगों को टारगेट करने का, मुस्लिम कम्युनिटी को, तो मुसलमानों को भी ये बात जरूर सोचना चाहिए कि हम लोगों को इतना सॉफ्ट टारगेट क्यों बना दिया गया है। क्या आप अपने जायज बातों को रख पाने में विफल हैं, या आप अपने अमल से या अपने एक्शन से अपने आप को कमजोर कर चुके हैं? कहीं ना कहीं बात सोचने की जरूरत है, क्योंकि वही 2% की आबादी वाला देश में कोई इनके खिलाफ नहीं करता है, और यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी है, तो वहां पे सारे लोग उसको सॉफ्ट कॉर्नर बनाते हैं। तो ये बात हम लोगों को भी समझने और सोचने की जरूरत है कि हम लोग कहाँ गलत। आपको क्यों लग रहा है कि मुसलमान कमजोर पड़ रहा है? इसलिए लग रहा है मुसलमान कमजोर पड़ रहा है क्योंकि अपनी जायज बात को भी उठा नहीं पा रहा है सही से। अपनी जायज बात के लिए वो अपने एक प्लेटफॉर्म, अपने नेता को चुन नहीं पा रहा है। या जो नेता थे माइनॉरिटी के, उनको बड़ी, यूपी से आप देख लीजिए कैसे साफ किया गया, बिहार से कैसे देखिए साफ किया जा रहा है, और धीरे धीरे एक सुनियोजित ढंग से मुसलमानों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। मुझे भी ऐसा लगता था पहले कि नहीं, मैं पढ़े लिखे की तरह बात करूं, लेकिन जिस तरह से लगातार बीजेपी के शासन में लगातार मुसलमानों के ऊपर चोट किया गया है, और भी सारे सेक्ट हैं लेकिन मुसलमानों के ऊपर बहुत आसानी से चोट कर दिया जाता है, उससे जाहिर होता है कि सरकार की नियति मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। और मुसलमानों को इस बात को जरूर सोचना चाहिए कि अपने हक की आवाज को क्यों नहीं उठा पा रहे हैं वो। यही वजह है कि मुसलमान कमजोर पड़ रहे हैं। बिल्कुल यही वजह है कि मुसलमान कमजोर पड़ रहे हैं। नहीं तो इतनी बड़ी आबादी में आपको अगर कुछ हो जाता है, अगर आपके सर में दर्द होता है तो आप दवा खाते हैं, अगर आपके पेट में दर्द होता है तो दवा खाते हैं। यहाँ तो मुसलमान बिल्कुल दवा खाना ही छोड़ दिया है, या उसको ये भी लग रहा है कि हम खाएंगे तो सरकार गुस्सा हो जाएगी। एक एक करके सैकड़ों लोगों की लिंचिंग कर दी कुकर में गोश्त बनाने के नाम पर, उसके महक के नाम पे लिंचिंग कर दी जाती है। बुर्का वाली औरत जाती है तो उसको आप छीटाकशी करते हैं। कर्नाटका में कॉलेज में बुर्का वाली लड़की जाती है तो हजारों कुत्तों की झुंड में आकर के लोग उसको मजलूम औरत को तंग करने की कोशिश करते हैं।
तो क्या ये हम पढ़े लिखे लोगों से अपील करना चाहते हैं, चाहे हिंदू है मुस्लिम, क्या ये गलत नहीं है? हाँ, हमारे जितने भी साथी हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, मैं उनसे भी ये बात कहना चाहता हूं, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है मैं देखता हूं और सुनता हूं कि वो लोग भी काफी खामोश रहते हैं सरकार के कदम पे। ठीक है, चलिए, अगर आपको लगता है कि मुसलमान की आवाज सिर्फ मुसलमान ही उठाएगा, तब तो कानून की कोई बात नहीं रहेगी, तब तो इंसानियत की कोई बात नहीं रहेगी। अच्छा, आप ये जो बोल रहे हैं कि नकाब पहनी महिलाएं जाती हैं, छीटा कसी जो की जाती है, उल्टा सीधा उनको कहा जाता है, या फिर जिनकी लिंचिंग कर दी जाती है सिर्फ इस नाम पे कि उनके कुकर में क्या पक रहा है, तो आपको लगता है कि दोहरी चरित्र भी अपनाई जा रही है देश में? दोहरी नहीं, तेहरी चरित्र है इस देश में। आप दिमाग में कुछ और है सरकार के, जबान पे कुछ और है और दिल में कुछ और है। अब ये तीन बात हो गई सरकार के साथ। सरकार को अगर ये लगता है तो जाके दुबई के मस्जिद में जाकर के सरकार टोपी भी पहनती है, गला भी मिलती है और वहां की तारीफ भी करती है, जहां से फायदा है मुसलमान देश से। तो लेकिन जहां देखते हैं कि मुसलमान कीड़े मकोड़े की तरह, यहाँ से कोई फायदा नहीं, इनसे कोई वोट का काम नहीं है, या फिर इनके खिलाफ बोलेंगे तो हिंदुओं को एकजुट कर लेंगे, हिंदुओं को एकजुट कर लेंगे। ये इनके पास है कि इनसे कौन से काम ले लेना है, इनसे मेरे को फायदा क्या है, ये सरकार सोच रही है। अच्छा, एक चीज और हमने देखा कि जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, देश की गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार लगातार ज्ञानवापी भी बोलने लगे, इसको कैसे देखते हैं आप? अब तो देखिए, बाबरी मस्जिद का आस्था के नाम पे सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन आस्था के नाम पे हम दे दे रहे हैं। उसमें एक और बात शायद कही गई थी कि ये फैसला आखिरी फैसला होगा और इसको फिर आधार नहीं बनाया जाएगा आगे। सुप्रीम कोर्ट को तो बिल्कुल चाहिए था कि इसमें टाइट रहे वो और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें हम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मेरे हिसाब से, मैं वकील हूं और देखता हूं, कानून पे मेरी नजर रहती है। 1991 वो कानून बना हुआ है कि कब से कब तक का मसला जो होगा उसको आपको नहीं टच करना है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे कानून भी बना हुआ है, उसके बावजूद भी कोर्ट में केस चला जा रहा है, कानून के बुलडोजर चला दिया जा रहा है, बिना कानून के ही सब कुछ हो जा रहा है। क्योंकि आपको एक डायरेक्शन दिया जा रहा है कि अब आप बागी हो जाइए, सड़क पे उतर आइए, तभी आपको कुछ होने वाला। वकील होने के नाते क्या आपको कभी ये लगता है कि धीरे धीरे कानून से भी लोगों का भरोसा उठने लगेगा और एक समय आएगा जब लोग को लगेगा कानून का जरूरत ही नहीं है? जब सड़क पे लोग क्यों उतरते हैं? सड़क पे इसलिए लोग उतरते हैं कि मुझे पुलिस प्रशासन पे, मुझे कानून पे भरोसा नहीं रह गया है। जब आम इंसान के दिल में कानून का रहता कि हमको कानून से न्याय मिल जाएगा, कानून से इंसाफ मिल जाएगा, पुलिस से इंसाफ मिल जाएगा या सरकार से इंसाफ मिल जाएगा, तो सड़क पे कभी नहीं आते। सड़क पे आना इस बात की दलील है कि विश्वास उठता जा रहा है, विश्वास उठता जा रहा है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के बाद उनको रिमांड पे लिया गया है, लेकिन अब एक बात ये भी आ रही है, कहा जा रहा है कि आतंकी संगठन से कोई कनेक्शन तो नहीं है, इसकी भी जांच की जाएगी। इस पे आप क्या कहेंगे? अब देखिए, अब पुलिस के पास सब कुछ हथियार है, वो फ्रॉड भी कर सकती है, हथियार भी रख सकती है, कनेक्शन भी दिखा सकती है। इसका क्या आपके पास प्रमाणिकता है, क्या ऑथेंटिसिटी है? जो बोल रही वो आप देख रहे हैं। आप रिसर्च तो करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, या आपकी कोई तंजीम इतनी मजबूत नहीं है कि जाके सवाल जवाब करें। आप भीड़ हैं, बस भीड़ का कोई रूप होता नहीं है। आप अपनी भीड़ को जंतर मंतर पे, जैसे अन्ना हजारे जी ने किया था कांग्रेस की गवर्नमेंट को उखाड़ने के लिए, सारे भारत को एकजुट कर लिया था, तो आप अन्ना हजारे जी बच नहीं पाते हैं क्योंकि वो कॉन्कॉक्टेड स्टोरी थी। तो 10 मुसलमान भी देखा गया ठीक से आंदोलन नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। कई सारे मुद्दे, राम मंदिर जैसा मुद्दा आया, इसके बाद ज्ञानवापी का मुद्दा भी आ रहा, इसके अलावा कई सारे मुद्दे आएंगे। मुसलमान भी आज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे तीर हैं, इनके पास बहुत सारे हथियार हैं। अभी आने वाले दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, उसके नाम पे पूरे समाज को ये बांट देंगे। उसके बाद से मथुरा पे ये बढ़ेंगे आगे, फिर एनआरसी और सीए की बात, एनआरसी और सीए की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने कह भी दिया इशारे में कि तीसरी बार हम ही आ रहे हैं। इस बात की भी तो जांच होनी चाहिए कि आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह दे रहे हैं कि आपकी सरकार आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं संगठन है, कहीं ना आपने ईवीएम को हैक कर रखा है। ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कई सारे ऐसे संगठन है जो कहा जाता है कि बीजेपी के लिए काम करती है, जरूरत के हिसाब से जैसा जरूरत पड़ता है, यानी जहां लिंचिंग की जरूरत पड़ती है वहां लिंचिंग किया जाता है, जहां नफरत की जरूरत पड़ती है वहां नफरतें फैलाई जाती हैं। और मोदी जी आते हैं और मन से भाषण देते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन ऐसा एक बात हम कहना चाहते हैं आपसे सरफराज साहब, आपके व्यूअर से कहना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान सब देख रहे होंगे इसको। आप ये मत देखिए कि किसी मुसलमान के साथ ये हो रहा है, आप ये देखिए कि किसी इंसान के साथ ऐसा हो रहा है। गलत को गलत कहने का मादा रखिए, नहीं तो आज हमारी कल तुम्हारी, देखो सब बारी बारी।
जी। मार्टिन लूथर किंग का एक बहुत मशहूर कोटेशन है कि द अल्टीमेट ट्रेजेडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज नॉट द ब्रूटिलिटी ऑफ फ्यू बट साइलेंस ऑफ मेनी। आप इस बात से बिल्कुल अपने आप को वो मत समझिए कि आपकी तरफ नहीं कुछ खतरा है। आज हमारे राहुल गांधी जी चारों तरफ घूम रहे हैं। सही को सही बोलना आप लोग सीखिए। आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ हो रहा है और हो ही रहा है, बस बिल्कुल देखने की जरूरत है। आपको इस बात से इत्तेफाक रखनी चाहिए कि जो माहौल बनाया जा रहा है, यानी आज जिनके साथ गलत हो रहा है उस पर अगर आप हंस रहे हैं तो यकीन मानिए कल आप पे भी गलत होगा और फिर दूसरे लोग हंसेंगे। इससे अच्छा है कि अपने बुद्धि और विवेक से फैसला लीजिए और समझिए इन चीजों को। हालांकि लोग अब धीरे धीरे समझ भी रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका परिणाम भी दिखेगा। जिस तरह से लगातार लोग चाह रहे हैं कि नफरती माहौल बनाया जाए, बिल्कुल उसके विपरीत कई सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस नफरती माहौल को अब खत्म किया जाए। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया तक। सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान।